everyone, this is रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज मैं रवि झा एक बार फिर आपके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चर्चा करूंगा और आज की क्लास में जो मेरी चर्चा का दौर है वो आमतौर पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर नंबर 10 के इर्द गिर्द रहेगा। आमतौर पे जब हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं तो वो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस की, यानी कि गवाहों की परीक्षा किस क्रम में की जाती है, किस तरीके से की जाती है, क्या उनका सीक्वेंस होता है, क्या उनका फॉर्मेट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बहुत ही बेसिक से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और जिसके बारे में आपको जानकारी होनी भी चाहिए। तो आइए एक एक करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के चैप्टर नंबर 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल आपके सामने निकल कर आता है वो आता है कि जो आपका प्रति परीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे आमतौर पे सवाल आपका मुख्य परीक्षा भी पूछा जा सकता है, प्रति परीक्षा भी पूछा जा सकता है या आपका पुनः परीक्षा भी पूछा जा सकता है। तो आमतौर पे जो आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 है, आमतौर पे इसके अंदर आपको 3 कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें मुख्य परीक्षा दैट इज कॉल्ड आपका एग्जामिनेशन इन चीफ, प्रति परीक्षा दैट इज कॉल्ड आपका क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके अलावा आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को और मिलता है जिसको कि आमतौर पे हम लोग री एग्जामिनेशन यानी कि पुनः परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जब हम दूसरे सवाल को देखते हैं तो आमतौर पर ये आपसे एक चर्चा करता है कि माना कि जब कभी भी किसी विटनेस को कोर्ट में एग्जामिन किया जाता है तो यूजुअली उनका क्या क्रम होता है। तो उस क्रम के बारे में वैसे तो ऑलरेडी आपके सीआरपीसी या सीपीसी में बताया गया होगा और अगर नहीं बताया गया है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कुछ जगहों पे साइलेंट हो जाता है तो फिर वहां पर यह कोर्ट का निर्णय होता है कि कोर्ट किस क्रम में किस विटनेस को कॉल करना चाहती है और आमतौर पे ये पूरा का पूरा जो प्रावधान है वो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 138 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं प्रति परीक्षा की सीमा की तो आमतौर पे जरूरी नहीं है कि जो सवाल आपसे मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं के इर्द गिर्द प्रति परीक्षा का पूरा प्रोसीजर कंडक्ट होगा, बल्कि प्रति परीक्षा यानी कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन की रेंज है वो आपके एग्जामिनेशन इन चीफ से भी कई गुना ज्यादा एक्सीड कर जाती है। तो आमतौर पे जब यहाँ पे हम प्रति परीक्षा की सीमा की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यूजुअली इसका संबंध आमतौर पे उन फैक्ट से होता है जो रिलेवेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड सुसंगत तथ्यों से संबंधित परिस्थितियों में ही प्रति परीक्षा की आपकी रेंज कंसीडर की जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगला सवाल है कि जो मुख्य परीक्षा है ये आमतौर पर कौन करता है। तो देखिए ये अधिकार वादी और प्रतिवादी दोनों के ही पास है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने अपना विटनेस कॉल करके बुलाया है वो अपने अपने रेस्पेक्टिव विटनेस से वो मुख्य परीक्षा कर सकते हैं और आमतौर पे इसको आंग्ल भाषा में एग्जामिनेशन इन चीफ के नाम से जाना जा सकता है। तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ वादी ही मुख्य परीक्षा कर सकता है या कहीं पर ये भी नहीं लिखा है कि सिर्फ प्रतिवादी ही मुख्य परीक्षा कर सकता है, बल्कि कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों के दोनों काउंसिल्स अपने अपने विटनेसेस से जब वो सवाल और जवाब करते हैं तो वो इंटायर प्रोसेस ही आपका मुख्य परीक्षा की परिभाषा के दायरे में आता है। उसके बाद जब हम प्रति परीक्षा के बारे में बात करते हैं तो आमतौर पर वादी या प्रतिवादी द्वारा अपने साक्षी की जब परीक्षा की जाती है तो क्या उसको हम प्रति परीक्षा कहते हैं? बिल्कुल नहीं। वादी प्रतिवादी के साक्षी पर एवं प्रतिवादी वादी के साक्षी पर जब परीक्षा करता है तो आमतौर पे इसको हम लोग प्रति परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि वो प्रक्रिया जहां पर काउंसिल्स एक दूसरे के विटनेसेस को एग्जामिन करते हैं वो प्रक्रिया ही आपकी प्रति परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहां पर एक सवाल आपसे और आता है कि प्रति परीक्षा में कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे। तो आमतौर पे जब किसी विटनेस का
क्रॉस एग्जामिन होता है तो जाहिर सी बात है उसके शील को लेके, उसकी विश्वसनीयता को लेके सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी सत्यवादिता को लेके भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसे सवाल जो कहीं ना कहीं अशिष्ट रूपण करते हैं या कलंकात्मक होते हैं, उन सवालों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर काउंसिल्स इस बात को नहीं समझते हैं तो संबंधित कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है कि कृपया करके आप ऐसे सवालों को तो प्रति परीक्षा के रूप में बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। उसके बाद जब हम सह अपराधी अभियुक्त के विरुद्ध उसके साक्षी की बात करते हैं तो आमतौर पे क्या वो सक्षम साक्षी है? बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये होता है कि जब हम उसको एग्जामिन करते हैं या उसके द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है तो उस दौरान हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अन्य संपुष्ट साक्ष्यों की भी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये भी जानने की जरूरत होती है कि क्या वाकई में वो जो बातें कह रहा है या जो फैक्ट वो डिस्क्लोज कर रहा है वो वाकई में सत्य कह रहा है या उसके अंदर कहीं असत्य का समावेश तो नहीं है। इसके बाद जो आपका अगला सवाल है वो बात करता है कि अगर ऐसी महिला जो बलात्कार से पीड़ित है, आमतौर पे वहां पे हम ये कह सकते हैं कि सह अपराधी का साक्ष्य ना होने से सदैव संपुष्ट साक्ष्यों का समर्थन होना आवश्यक नहीं है। यानी कि अगर विक्टिम ने 164 में कह दिया तो कोर्ट कहीं ना कहीं उसकी बात के ऊपर एक प्रकार का विश्वास रखती है और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो को अक्यूज्ड है उन्होंने इस बात का खंडन किया तो हम उस महिला की बात के ऊपर विश्वास ना करें। उसके बाद आपसे अगला सवाल यह पूछा जा सकता है कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आमतौर पे मुख्य परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपकी विवादित तथ्यों यानी कि फैक्ट एंड इशू तक ही सीमित होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। इसमें ज्यादातर लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, जिसको कि हम लोग सूचक प्रश्न के नाम से जानते हैं। ये भी सही है। मुख्य परीक्षा में सुसंगत तथ्यों के बारे में कथन होना चाहिए, ना कि राय देना चाहिए। ये फैक्ट भी आपका सही है और इस आधार पे तीनों के तीनों विकल्प आपके पूर्ण रूप से सही होते हैं। उसके बाद जब हम प्रति परीक्षा की बात करते हैं कि प्रति परीक्षा में से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो कोई भी सुसंगत तथ्य जो आवश्यक है वो भी आप पूछ सकते हैं या उस व्यक्ति के शील या उसके कैरेक्टर को लेकर भी सवाल आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे जो सुसंगत ना हो। तो इस आधार पे जो विकल्प बी और सी है वो आपके मोस्ट एप्रोप्रिएट कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद जब हम मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा व पुनः परीक्षा के क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी मुख्य परीक्षा है, उसके बाद प्रति परीक्षा है और उसके बाद आपकी पुनः परीक्षा है। आमतौर पे इसको एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जब किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मिलित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है उस परिस्थिति में वह साक्षी नहीं होता है और इसी आधार पे हम उसकी प्रति परीक्षा भी नहीं कर सकते हैं। और अगर वाकई में हमें उसकी प्रति परीक्षा करनी है तो उसके लिए हम उसको एज अ विटनेस कॉल करेंगे, यानी कि जब तक उस व्यक्ति को एक साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाता है तब तक हम उसको एग्जामिन कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से उसके पास जो समन गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज को पेश करने का ही जिक्र किया गया था। उसके बाद जब हम प्रति परीक्षा के संदर्भ में बात करते हैं तो आमतौर पे चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। ये फैक्ट आपका बिल्कुल सही है। इसमें यह भी कहा गया है कि क्या प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए लाए गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा की जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। किसी साक्षी को उसके द्वारा पूर्व में किए गए लिखित कथनों के बारे में प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपके सामने चारों कथन दिए हैं इनमें से सही कथन कौन सा है। तो सही कथन हमें पहला नजर आ रहा है कि आमतौर पे जिन साक्षियों को एज ए प्रति परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया है उनके कैरेक्टर को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उनकी वेरासिटी, उनकी ट्रस्टफुलनेस को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा प्रश्न जो ऐसे उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, वो किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है। तो आमतौर पर इसको लीडिंग क्वेश्चन यानी कि सूचक प्रश्न कहा जाता है और इसका तात्पर्य ये है कि जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उस सवाल का जवाब मुझे भी पता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं कोर्ट में आपके मुख से उस जवाब को निकलवाना चाहता हूं। तो आमतौर पर जो आपके सूचक प्रश्न होते हैं एक ऐसे प्रश्न की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जहां पर पूछने वाले को भी स्वयं उस प्रश्न का उत्तर अवश्य पता रहता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ साक्षी के मुख से उन प्रश्नों के उत्तर को निकालने की चेष्टा करता है। उसके बाद अगला सवाल आपका ये है कि सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकता है। वैसे तो परंपरा ये है कि ये ज्यादातर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड आपका प्रति परीक्षा। लेकिन अगर विरोधी पक्ष के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है या न्यायालय की अनुमति मिल गई है या आमतौर पे इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो आमतौर पे ये आपका मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो यूजुअली यहाँ पे जो सूचक प्रश्न होते हैं वो आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं और कुछ विपरीत या असामयिक परिस्थितियों के अंतर्गत इनको आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन के अलावा एग्जामिनेशन चीफ यानी कि मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जब हम शील का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की बात करते हैं तो इनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा और अगर जरूरत पड़ती है तो इनकी पुनः परीक्षा यानी कि इनका री एग्जामिनेशन भी कंडक्ट हो सकता है, इसमें कहीं पर भी दो राय नहीं है। इसके बाद जब हम लीडिंग प्रश्न की बात करते हैं तो आमतौर पे इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 141 में डिफाइन किया गया है और अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि सूचक प्रश्न क्या होता है। एक ऐसा प्रश्न जो अपने आप में एक जवाब धारण करता है या पूछने वाले को स्वयं उस सवाल के जवाब के बारे में जानकारी होती है, तो ऐसे प्रश्न को सूचक प्रश्न की परिभाषा के दायरे में लाया जाता है। इसके बाद एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है कि क्या पीड़िता के साधारण अनैतिक आचरण के बारे में क्या कोई सवाल पूछा जा सकेगा। बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता है और आमतौर पर न्यायालय भी इन केसेस में इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 की बात करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 114 ए में आपको संशोधन देखने को मिला होगा, आपको 119 में संशोधन देखने को मिला होगा और आपको 146 में भी संशोधन देखने को मिला होगा। जब हम 114 ए की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन द केसेस ऑफ रेप की बात करता है। जब हम 119 की बात करते हैं तो ये उन गवाहों की बात करता है जो किसी वजह से असमर्थ हैं अपने ओरल एविडेंस को रिकॉर्ड कराने के लिए। और जब हम 146 की बात करते हैं तो आमतौर पे क्रॉस एग्जामिनेशन में किस तरह के सवालों को पूछा जाता है ये उसके बारे में आपसे चंद सवाल जवाब या कुछ गाइडलाइंस को भी फ्रेम आउट करता है। उसके बाद एक सवाल फिर से वही आपका रिपीट होकर आ रहा है कि सूचक प्रश्न साधारणतः कहाँ पूछे जा सकते हैं। तो परंपरा तो ये है कि प्रति परीक्षा में ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन ये मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं अगर अपोजिट पार्टी को किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और अगर कोर्ट ने इस बात की इजाजत आपको दे दी है या जो सूचक प्रश्न है वो सिंपल इंट्रोडक्टरी इन नेचर के होते हैं तो। ठीक है। इसके अलावा आपका जो अगला सवाल आता है वो ये आता है कि सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्ष्यों की प्रति परीक्षा की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए संबंधित व्यक्ति साक्षी नहीं हो सकता है, ये आपका कथन सत्य नहीं है। का साक्षी हो सकता है बशर्ते अगर उसको एज अ विटनेस कॉल किया जाए। तो पूरे के पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि जिस व्यक्ति को हमने सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया गया है उसको हम दोबारा एज अ विटनेस कॉल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब हम धारा 146 के सब क्लॉज 3 की बात करते हैं तो ये लैंगिक हमलों के संदर्भ में बात करता है और आमतौर पर जो विक्टिम या पीड़िता होती हैं उनके साधारण अनैतिक चरित्र या उनके पूर्व यौन अनुभव के बारे में सवाल पूछे नहीं जाते हैं और अगर ऐसा कोई सवाल पूछा भी जाता है तो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसको मना कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद जब हम गवाह की परीक्षा के समय कौन सा प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा तो जो सिर्फ
अपमानित करने के आशय से पूछा गया हो, या जो क्षुब्ध करने के आशय से पूछा गया हो, या जो अनावश्यक रूप से संतापकारी हो। वैसे तो परंपरा या ट्रेडिशन ये है कि आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, बशर्ते उन सवालों का एक रिलेवेंसी होना चाहिए या उनकी सुसंगतता होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे सवाल के फेस से ही ये पता चल रहा है कि उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अपमानित करना है, या संताप करना है, या शुद्ध करना है, तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों के ऊपर आवश्यक रूप से रोक लगाई जाती है और ऐसे प्रश्न किसी भी परिस्थिति में पूछे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके बाद जब हम प्रति परीक्षा में साक्षी के शील पर आपेक्ष करने वाले तथ्य के बारे में क्या हम प्रश्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि इसी माध्यम से कहीं ना कहीं आप कोर्ट को ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि जिस व्यक्ति को एज अ विटनेस आपके सामने पेश किया गया है, क्या उसके वेरासिटी या उसके स्टेटमेंट के ऊपर वाकई में यकीन किया जा भी सकता है या नहीं। इसके बाद जब हम पक्षद्रोही साक्षी की निम्न में से कौन सी परीक्षा हो सकती है, तो आमतौर पर यह बात करता है आपका हॉस्टाइल विटनेस को लेके। और हॉस्टाइल विटनेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आया था तो कुछ और कहने, लेकिन अब वो उनके अगेंस्ट की बात कर रहा है। आमतौर पर यह कॉन्सेप्ट आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 154 में नजर आता है। वैसे तो परंपरा यह है कि यूजुअली ये आपका प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा दोनों में इन सवालों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आमतौर पे जब हम पक्षद्रोही की बात करते हैं, तो आमतौर पे अगर न्यायालय की आज्ञा हमें प्राप्त हो जाती है, तो जो आपका प्रतिपक्षी होता है वो उससे मुख्य परीक्षा में वो सारे सवाल कर सकता है जो आमतौर पे उसकी प्रति परीक्षा में अपोजिट काउंसिल के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिपक्षी का एक उद्देश्य होता है और वो कोर्ट को ये अवगत कराना चाहता है कि अब इस साक्षी की बातों के ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जब हम पक्षद्रोही साक्षी का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है या एक ऐसा विटनेस होता है या एक ऐसा साक्षी होता है जो आमतौर पे सत्य बताने की इच्छा बिल्कुल भी धारण नहीं करता है। इसके अलावा अगर हम साक्ष्य विधि के अधीन पक्षद्रोही साक्षी के कथन की बात करते हैं, तो आमतौर पे उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। और इसी के साथ आपका आज का जो ये सेशन होता है ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं, आप ये मान के चलिए कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10 है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे इलस्ट्रेशन भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर से आपसे डायरेक्ट सवाल भी पूछे जा सकते हैं, और इवन मेंस में यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी आपके मेंस में इंपोज किया जाता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ. Thank you so much.